तो अब अगर बात करें हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, तो इसके अंदर टोटल 3 पार्ट आते हैं, क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अपने क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो अगर हम क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात करें तो देखो अब तक हमने क्या देखा था कि जैसे कोई भी हमारी नॉर्मल लीफ वगैरह पत्ती वगैरह होगी, मान लो एग्जाम्पल प्लांट का कोई भी प्रोडक्ट है, उसको हमने एक्सट्रैक्ट किया और एक्सट्रैक्ट करके क्या कर रहे थे कि उसके अंदर का जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है वो हमारे यहाँ पे सॉल्वेंट में आ जा रहा था। अब यहाँ पे मान लो कि जो हमारे ये एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है वो एक से ज्यादा हुए, तो क्योंकि भाई जो एक प्लांट है जरूरी थोड़ी है कि उसके अंदर एक ही हमारा होता है, पता चले 2 हो 3 हो, कोई हमारे 2-3 तरह के ड्रग्स भी हो सकते हैं हमारे किसी प्लांट्स के अंदर में। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तब हम क्या करेंगे, तो ऐसे ही कंडीशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अपनी क्रोमेटोग्राफी। यानी कि जो क्रोमेटोग्राफी है इसका मेन काम क्या होता है कि ये हमारे 2-3 काम करेगी। एक करती है आइसोलेशन। अब वही मैंने बोला कि मान लो कोई हमारी लीव वगैरह है और लीव के अंदर ये हमारे 3 पार्ट, मान लो 3 हमारे ड्रग निकलते हैं, ए बी और सी निकलते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि इनको आइसोलेट करना है, यानी कि ए को अलग करना है, बी को अलग करना है, सी को अलग करना है। तो ये काम हम क्रोमेटोग्राफी से कर सकते हैं। दूसरा मान लो आइडेंटिफाई करना है, यानी कि ए हमारा कौन सा है, बी हमारा कौन सा है, सी हमारा कौन सा है, इसको आइडेंटिफाई करना है। और तीसरा प्योरिफिकेशन, यानी कि हमें क्या करना है, इसके अगर कोई भी हमारी आस पड़ोस में इंप्योरिटीज वगैरह होगी तो उसको हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और आइडेंटिफाई की भाई इंप्योरिटी है कि नहीं है। तो ये सारे के सारे काम हम कर सकते हैं अपनी क्रोमेटोग्राफी की मदद से। तो एक क्वेश्चन भी शायद आया हुआ था, मैं बता दूं, जैसे किसी ने पूछा था कि एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन में क्या अंतर है। तो देखा जाए कुछ कुछ सिमिलर है, क्योंकि एक्सट्रैक्शन के अंदर भी क्या कर रहे हैं कि जो हमारा मेन प्लांट पार्ट्स है उसके अंदर का जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है या एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है उसको हम बाहर निकालते हैं। तो ये हमारी एक्सट्रैक्शन है। लेकिन जो हमारी आइसोलेशन है उसमें क्या है कि आइसोलेट करना है, यानी कि अब क्या कर रहे हैं कि मान लो जो हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट यहाँ पे निकल के आए हैं, या मान लो इसी के अंदर से हमारे 2-3 पार्ट है, तो उसको हम आइसोलेट करके, यानी कि कोई एक पार्ट हम बाहर निकाल रहे हैं, वो हमारी आइसोलेशन हो जाती है। मान लो यहाँ पे 3 का हमारा मिक्सचर है, तो कोई मिक्सचर के अंदर से कोई एक पार्ट को सेपरेट आउट करना हमारा आइसोलेशन कहलाता है। तो यहाँ पे हम जो है क्रोमेटोग्राफी में ये काम भी यहाँ पे करते हैं। अब क्रोमेटोग्राफी हमारी है क्या, तो क्रोमेटोग्राफी एक सिंपल सिद्धांत पे काम करती है कि डिफरेंट कंपाउंड मूव एट डिफरेंट स्पीड सो दे सेपरेट। नहीं समझे, कोई बात नहीं, हम एक एग्जांपल लेके इस पूरी कहानी को क्लियर करते हैं। यानी कि ये मानो कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है, यानी कि यहाँ पे सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो रहे हैं। अब यहाँ तक वीडियो कौन देख रहा है और आपको वीडियो कैसी लग रही है भाई कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अगर मान लीजिए कि हमारा एक रेस ट्रैक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं पर रेस वगैरह लगाई जा रही है। तो जब यहाँ पे रेस लगाई जा रही है तो मान लो कि यहाँ से एक ए नाम, मतलब 3 बंदे के बीच में रेस हो रही है, एक हमारा ए है, एक हमारा बी है, एक हमारा सी है। तो जब ए की यहाँ से रेस हो रही है ना, तो वो यहाँ पे दौड़ेगा, बी की रेस हो रही है वो यहाँ दौड़ेगा, सी की रेस हो रही है सी दौड़ेगा। तो तीनों की जो कैपेसिटी है दौड़ने की वो यहाँ पे अलग अलग होती है। अब मान लो कि ये 100 मीटर की रेस है, तो जरूरी थोड़ी है कि तीनों एक साथ हमारी फिनिश लाइन तक पहुंचेंगे। हो सकता है ए वाले को मेरी 8 सेकंड लग रही हो सकता है ए वाले को मेरी 10 सेकंड लग रही हो सकता है बी वाले को मेरी 12 सेकंड लग रही हो, या सी वाले को मेरा 15 सेकंड लग रही हो। तो टाइम सबके अलग अलग हो सकते हैं, और यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हर कोई जो कंपाउंड होता है हमारा, उसकी अपनी खुद की स्पीड होती है और वो सबकी अलग अलग हो सकती है। उसी के बेस पे हम यहाँ पे सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल मान लो कि यहाँ पे मैंने पहले से टाइम लिख दिया कि अगर कोई बंदा 8 सेकंड के लिए दौड़ता है तो वो आकाश होगा, अगर कोई बंदा 10 सेकंड तक, मतलब 10 सेकंड में इस रेस को खत्म करता है तो वो विकास होगा, और अगर कोई 11 सेकंड में इस रेस को खत्म करता है तो वो भुवनेश होगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि हम 3 सेकंड, यानी कि हमने सेकंड के टाइम से पता लगा लिया कि कौन बंदा कैसा है। तो वही ये पूरा का पूरा हमारा कहलाता है, यानी कि एक तरह से क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल। अब जब हम प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे तब आपको सिंपल कहानी पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। तो मैं यही बोलूंगा कि देखो इस एग्जाम्पल को याद रखना, और जिसको अभी तक क्लियर नहीं हुआ उसको आगे क्लियर हो जाएगा। तो जो हमारी क्रोमेटोग्राफी है वो 3 टाइप्स की होती है, टीएलसी, एचपीएलसी एंड एचपीटीएलसी। सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी टीएलसी के बारे में। अब जो हमारी टीएलसी होती है उसको हम बोलते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या है कि देखो क्रोमेटोग्राफी तो हम यहाँ कर रहे हैं, यानी कि यहाँ भी हम वही 2-3 काम करेंगे, अपनी आइसोलेशन करेंगे, प्योरिफिकेशन करेंगे एंड आइडेंटिफिकेशन करेंगे। पर देखो ये जरूरी नहीं होता है कि हर एक जो हमारी चीज़ है, जैसे मान लो टीएलसी है वो सारे काम करे, या एचपीएलसी वो सारे काम करे, या एचपीटीएलसी वो सारे काम करे। तो यहाँ पे सबके जो है काम बटे होते हैं, वो हम आगे देख लेंगे। पहले हम बात करते हैं टीएलसी का एक पूरा का पूरा बेसिक फंडा। तो टीएलसी में क्या होता है कि एक इस तरह की हमारी प्लेट होती है, जिसको या तो हम स्लाइड वगैरह भी बोल सकते हैं, एक प्लेट वगैरह होती है वो यहाँ लेते हैं, और इसके ऊपर एक हम सिलिका जेल की पूरी लेयर बनाते हैं। और ये जो पूरी लेयर बनाते हैं ये बहुत पतली बनाते हैं, इसीलिए इसका नाम हमारा पड़ गया है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि जैसे मान लो ये हमारे कंपाउंड है,
तो मैं क्या करूंगा कि अब इन कंपाउंड की ड्रॉप यानी कि कैपिलरी लूंगा और मान लो मैंने एक ये ए कंपाउंड है, एक ये बी है, ये सी है। अब मुझे पता करना है कौन सा कहता है, तो मैंने क्या किया, इसमें से ड्रॉप ली और वो मैंने लगा दिया जो सिल्का जेल की मैंने प्लेट तैयार की है वो। तो मैंने मान लो एक यहाँ ए लगा दिया, एक मैंने बी लगा दिया, समझाने के लिए सिर्फ रखा है, तो ये मैंने लगा दिया। तो ये काम तैयार हो गया। अब हमको क्या बताता है कि जैसे यहाँ रेस में हर किसी की अपनी अपनी ताकत है, कोई बहुत तेज दौड़ता है, कोई बहुत स्लो दौड़ता है, उसी तरह क्या होता है कि ये जो हमारे कंपाउंड है इनकी डिफरेंट डिफरेंट पोलैरिटी होती है या एफिनिटी होती है। एफिनिटी का मतलब होता है चाहत, यानी कि ये जो कंपाउंड है, ये जो पीछे हमारी सिलिका जेल की प्लेट है, इसके साथ इनका अटैचमेंट कैसा है। अब जैसे यहां से मान लो ये चल रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे चल रहे हैं। अब मान लो कि ए है, उसकी अगर अटैचमेंट यानी कि इसकी जो चाहत हमारे पीछे सिलिका जेल के साथ ज्यादा है, तो इसको आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। दिक्कत क्या होगी, क्योंकि जो सिलिका जेल है वो उसको अपने साथ अटैच करके रखेगा। लेकिन वही मान लो कि बी है और उसको इसके साथ कोई भी अटैचमेंट नहीं है और बहुत फ्री बंदा है, तो बी क्या करेगा, बी बहुत ज्यादा तेज तेज जो है यहाँ से मूवमेंट करेगा और उसको पीछे जो रोक नहीं पाएगा, तो उसकी मूवमेंट ज्यादा हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे क्या है कि जैसे ये जो हमारे कंपाउंड है उनकी अटैचमेंट कैसी है, इनकी एफिनिटी कैसी है हमारी सिलिका जेल वाली प्लेट के साथ में, उसके बेस पे ये आगे हमारे मूव करते हैं, यानी कि एक तरह से इनकी रेस लगती है। तो यही हमारा यहाँ पे एक बेसिक फंडा हो गया, यानी कि यही हमारा इसका प्रिंसिपल हो गया। तो अब इसको करते कैसे हैं, तो ये प्लेट हम लेंगे और इस तरह का एक पूरा का पूरा हमारा असेंबली चैम्बर होता है। और ये चैम्बर में क्या होता है कि हम नीचे भर देते हैं एक मोबाइल फेस को। अब मोबाइल फेस एक्चुअल में हमारा वो सॉल्वेंट होता है जो आगे रन करेगा। कैसे करें मैं आपको बता दूंगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अपने मोबाइल फेस को यहाँ पे नीचे पूरा का पूरा फिल कर देते हैं, ठीक है। अब जो मोबाइल फेस है ये मोस्टली या तो हमारा पानी होगा या हमारा एल्कोहल होगा, या मोस्टली टाइम हम क्या करते हैं कि इन दोनों का मिक्सचर यूज कर लेते हैं, यानी कि थोड़ी क्वांटिटी एल्कोहल की, थोड़ी वाटर की। इससे क्या होता है कि ये कोई भी नेचर का हमारा होगा, क्योंकि हम यहाँ पे आइसोलेट भी कर रहे हैं, पता भी लगा रहे हैं, तो कोई भी नेचर का होगा, ये हमारा आगे मूव करना शुरू कर देता है। ये इसका फायदा होता है। तो हम यहाँ पे मिक्सचर ही मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। तो हमने यहाँ पे मिक्सचर पूरा फिल कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, जो प्लेट थी हमने ऐसे बनाई थी, उसको यहाँ पे नीचे रख देंगे और जैसे ही रखेंगे, अब जो हमारा वाटर है वो कैपिलरी मूवमेंट के थ्रू हमारा ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमारी होती है इस पर सिल्का जेल है और सिल्का जेल क्या करे, अट्रैक्ट करता है यहाँ पे वो जो हमारा मोबाइल फेस होता है उसको। तो मोबाइल फेस क्या करेगा कि यहाँ से स्लोली स्लोली जो है ऊपर जाना शुरू करेगा, यानी कि ये ब्लू वाला है। और जब ये ऊपर जाना शुरू करेगा तो ये अपने साथ क्या करेगा, इनको यानी कि जो ए और बी है इनको भी अपने साथ ऊपर ले जाना शुरू करेगा। यानी कि जो मैंने आपको बोला था कि ए और बी हमारे यहाँ लग गए, अब ये आगे मूव करना है, तो ये अपने आप मूव नहीं करते, इनको आगे मूव कराने के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है मोबाइल फेस। तो जैसे ही हम इसको यहाँ मोबाइल फेस में रखते हैं, मोबाइल फेस हमारा ऊपर की तरफ चढ़ेगा और जब ऊपर जाता है तो ये जो ए और बी है इनको भी अपने साथ जो है ऊपर लेके जाने लगता है। और जब ये प्रोसेस हो जाती है, मान लो ये हमारी हो गई, थोड़े टाइम बाद हम क्या करेंगे, अब इसको रोकेंगे, उसके बाद स्लाइड को हम बाहर निकाल लेंगे और स्लाइड को बाहर निकालने के बाद हम इसको ड्राई कर लेते हैं, यानी कि सुखा लेते हैं। अब सुखाने के बाद हमारे पास होता है एक डिटेक्टिंग एजेंट। अब डिटेक्टिंग एजेंट क्या है कि देखो जो यहाँ पे लगा है ना, ये अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि भाई कौन कितना मूवमेंट करके गया है, सॉल्वेंट कितना पूछा है, ये सब हमको अभी दिखता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, या तो हम यूवी लाइट में इसको देखेंगे, जो हमारी यूवी लाइट होती है जो एक तरह से डिटेक्शन की तरह काम करेगी, या कोई हमारा स्प्रे वगैरह होता है जो डिटेक्टिंग एजेंट की तरह काम करता है, उसको हम इसके ऊपर डाल देते हैं। अब जैसे ही हम स्प्रे करेंगे, जो भी यहाँ पे हुआ था, जो भी यहाँ पे कर्मकांड हुआ पूरा का पूरा, वो फंडा हमको यहाँ पे इजीली दिखना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं मोबाइल फेस, यानी कि ये जो हमारा मोबाइल फेस था ये कितनी दूर तक गया है। तो मान लो कि ये हमारा इतनी डिस्टेंस तक गया, तो ये हमारा मोबाइल फेस का डिस्टेंस है कि इसने हमारी स्लाइड पे मान लो यहाँ तक चढ़ के गया है, तो ये हमारा मोबाइल फेस का डिस्टेंस हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि अब ये मोबाइल फेस था, ये हमारे ए और बी को आगे चढ़ा के लेके गया, तो इन ए और बी को इसने कितना मूव कराया। तो मान लो मैंने देखा कि ए हमारा यहाँ तक मूव किया और बी मेरा यहाँ तक मूव किया। तो अब इस देख के, यानी कि इसको देखकर ये क्लियर इमेज दिमाग में ये बन रही है कि जो मेरा ए था उसकी एफिनिटी जो थी वो मेरी सिल्का जेल के साथ ज्यादा थी, इसलिए वो यहाँ पे चिपक के रह गया और थोड़ा स्लो मूव किया। वहीं जो बी था उसकी एफिनिटी थोड़ी कम थी, तो वो मेरा ए से आगे यहाँ पे निकल गया। तो इस तरह हमारा ये निकलता है। अब हम यहाँ पे निकालते हैं आर एफ वैल्यू। अब आर एफ वैल्यू को हम यहाँ पे रिटेंशन फैक्टर बोलते हैं। अब रिटेंशन का मतलब होता है कि कितना यहाँ पे रुक गया है। तो उसके लिए दो हमारे काम होते हैं। पहला क्या होता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कंपाउंड, यानी कि देखो ये जो मेरा ए मूव कर रहा है, यानी मुझे यहाँ पे आर एफ वैल्यू निकालनी है। तो आर एफ वैल्यू निकालने के लिए सिंपल क्या करना है कि जो मेरा ए है वो यहाँ पे कितना गया है। तो एग्जाम्पल, जस्ट मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक्चुअल में ये वैल्यू नहीं है। तो मान लो जो मेरा ए था वो यहाँ पे मूव करके गया, मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये मेरा जो बी यानी कि जो सॉल्वेंट था, यानी कि जो मेरा यहाँ से मोबाइल फेस मूव कर गया, ये पूरा मूव करके गया 5 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे यहाँ पे आर एफ वैल्यू निकालनी है तो पता है कैसे निकालूंगा मैं। आर एफ वैल्यू इज इक्वल टू ऊपर जो मेरा था कंपाउंड कितना मूव करके गया, तो कंपाउंड मेरा 4 सेंटीमीटर मूव करके गया है, और नीचे मेरा था कि सॉल्वेंट मेरा कितना मूव करके गया, तो सॉल्वेंट मेरा 5 सेंटीमीटर मूव करके गया है। तो अगर मैं अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लूंगा, तो अगर हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू, थोड़ी अप्रॉक्स वैल्यू हमारी आती है 0.8 के करीब आएगी। और ये जो निकल के आती है ये हमारी आर एफ वैल्यू होगी।
अब हम क्या करते हैं, अब हमको पता कैसे चलेगा, ये तो हमने चलो निकाल लिया कि इस तरह हमारी पूरी वैल्यू निकल जाती है, लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि ये कौन सा कंपाउंड है, तो उसके लिए हम इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ में। तो अब हम ये देखेंगे जो स्टैंडर्ड हमारे कंपाउंड है उसमें जो 0.8 वैल्यू है वो किस कंपाउंड की है। और मान लो एग्जांपल के लिए, जस्ट एग्जांपल है, एक्चुअली वैल्यू नहीं है, मान लो हमारी कैफीन है उसकी वैल्यू होती है 0.9 होती है, एग्जांपल जस्ट, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। मान लो मैंने इतनी देखी तो मैं देखूंगा 0.8 होती है मान लो, तो मैं देखूंगा कि 0.8 तो कैफीन की होती है। तो अगर इसकी 0.8 निकली मान लो ए कंपाउंड की, तो हम बोल सकते हैं कि जो ए कंपाउंड है वो मेरा कैफीन का होता है। ये हमारे इस तरह मतलब पूरा का पूरा पता चलता है। दूसरा क्या होता है कि अब हमें पता करना है कि देखो ये तो हमें पता चल गया कि आइडेंटिफाई, अब अगर हमें इसकी क्वालिटी देखनी है कि कैसी है, तो हम क्या करते हैं कि जो हमने बी लिया था ना वो भी हम कैफीन का ले लेंगे। मान लो हमने ए भी ले लिया कैफीन का, लेकिन ये ए कैफीन का वो है जो हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया था, जो अब तक हम यहाँ पे कर रहे थे, और बी जो हमने ले लिया वो एक स्टैंडर्ड ले लिया, यानी कि जो हमारा एकदम ठीक ठाक होता है, तो उसको हमने ले लिया। और जब दोनों के साथ हम सेम करेंगे तो इन दोनों को हम यहाँ कंपेयर करते हैं, तो जो बी है वो हमारा जो है ए के बराबर ही आना चाहिए। तो अगर दोनों की यहाँ वैल्यू बराबर आएगी तो जो मेरा ए कंपाउंड है वो एकदम प्योर होगा जैसे मेरा बी होता है, यानी कि इससे हम यहाँ पे कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि जो ए है उसकी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसकी प्योरिटी को भी यहाँ पता लगा सकते हैं कि वो कितना हमारा ठीक होता है। तो आई होप अब आपको एक पूरा का पूरा बेस क्लियर हो गया होगा हमारी क्रोमेटोग्राफी का और टीएलसी यानी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का। और ये मैं इतने अच्छे से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपकी आने वाली जो यूनिट है यानी कि यूनिट सेकंड थर्ड फोर्थ है उसमें इसी वाली टेक्निक का आप लोग इस्तेमाल करने वाले हो। तो अगर आप इसकी थोड़ी लैंग्वेज के बारे में बात करें तो पूरी क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या है, इट इज अ मॉडर्न सेपरेटिंग टेक्निक है, यानी कि सेपरेट करती है जो हमारे किसी भी क्रूड रखे अंदर के जो केमिकल कंपाउंड है उसको सेपरेट करेगी, आइडेंटिफाई करेगी कि कौन सा है और उसको प्योरीफाई करेगी, यानी कि कोई इंप्योरिटी वगैरह तो नहीं है। अब ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एनालिटिक टेक्निक है जो फार्माकोग्नोसी में, हर्बल एनालिसिस में और क्वालिटी कंट्रोल में इस्तेमाल की जाती है। इसकी एप्लीकेशन या इंपोर्टेंस के बारे में बात करें तो ये आइडेंटिफाई करती है कि हमारे इसके अंदर कौन सा मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है। मैंने बताया कि आरएफ वैल्यू को हम स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे और हम मैच कर लेंगे कि जो वैल्यू निकल के आ रही है वही कंपाउंड हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो ये आरएफ वैल्यू से पता करते हैं। दूसरा हम इसकी प्योरिटी चेक करते हैं। प्योरिटी कैसे होती है, देखो यहाँ पे ना ये ए भी नहीं लिखा होता, यहाँ पे हमारा इस तरह का मालूम मैं दिखा देता हूँ कि एक स्पॉट बन के आता है, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये जो स्पॉट है ना, ये जितना एक्यूरेट बना होता है हमारा कंपाउंड उतना प्योर होता है। अब मान लो कि ये कंपाउंड बना और ये थोड़ा ऐसा एक्स्ट्रा स्पॉट है, यानी कि थोड़ा गंदा सा है, मतलब कि जो हमारे यहाँ पे एक्टिव इंग्रेडिएंट हमारा निकला था वो थोड़ा इम्प्योर है। तो यहाँ से हम जो है इसकी प्योरिटी को इस तरह पता करते हैं, यानी कि ये भी आपको पता चल गया कि इससे हम कैसे पता चलते हैं। उसके बाद इसमें एडल्ट्रेशन वगैरह, आपको इम्प्योरिटी होगी मतलब कुछ ना कुछ इसमें मिलावट है तो एक्चुअल वैल्यू नहीं मिलेगी। एडल्ट्रेशन कैसे होता है, यानी कि देखो एडल्ट्रेशन क्या है कि मान लो हम यहाँ पे वो कर रहे हैं कि ये हमारा कैफीन का सॉल्यूशन है और इसको पता करो कि भाई एडल्ट्रेशन है कि नहीं है, तो हम कैफीन के साथ पूरी ये करेंगे और एक तरफ कैफीन का स्टैंडर्ड ले लेंगे, एक तरफ कैफीन का यहाँ टेस्ट ले लेंगे जिसकी हमें चेक करनी है। तो अगर कैफीन ये वाला जो ए वाला भी कैफीन अगर हमारा स्टैंडर्ड की तरह प्योर होगा तो एग्जैक्ट सेम बैंड बनेगा, सेम स्पॉट बनेगा और सेम ही आरएफ वैल्यू निकलेगी। अगर इसमें कुछ गड़बड़ निकलती मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो हमारी मिलावट होगी। तो इस तरह हम एडल्ट्रेशन पता कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टू सेपरेट एंड आइसोलेट मल्टीपल कंपाउंड। अब मान लो कि हम यहाँ पे स्पॉट लगा देते हैं तो हर एक कंपाउंड अपनी अलग डायरेक्शन में अलग आरएफ वैल्यू के साथ निकलेगा। तो इससे हमें इनकी कहानी भी यहाँ पता चल जाती है और इनका आइसोलेशन भी हो जाता है, इनके अलग भी हो जाते हैं। फिर एक्चुअल में क्या करता है टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ कंपाउंड, यानी कि हम कंपाउंड के अमाउंट को भी पता लगा सकते हैं। पर इसके लिए हमारा टीएलसी काम नहीं करता है, टीएलसी केवल आइडेंटिफाई करता है और ये चेक करता है कि ये वही कंपाउंड है जिसके आरएफ वैल्यू को मैच करके जो क्वांटिफिकेशन है उसके लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं अपने दूसरे मेथड को। ठीक है, बाकी बेसिक प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया कि वही है कि जो हमारा डिफरेंट कंपाउंड है वो डिफरेंट स्पीड के साथ यहाँ पे मूव करता है। जैसे ए अलग भाग रहा है, बी अलग, सी अलग भाग रहा है, तो कौन कितनी स्पीड से भाग रहा है उसकी स्पीड को देख के हम यहाँ पता करते हैं। यानी कि यहाँ पे हम पता करते हैं कि जो ए और बी है उनकी कितनी एफिनिटी है हमारे इस सिलिका जेल यानी कि प्लेट के साथ में। तो उसी से हम इसकी आरएफ वैल्यू निकाल लेते हैं और ये आरएफ वैल्यू को हम स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके कंपाउंड के बारे में पता लगा लेते हैं। ये पूरा यहाँ पे फंडा होता है। इसके बाद बेसिक कंपोनेंट के बारे में बात करें तो एक हमारा होता है स्टेशनरी फेज, जैसे हमने यहाँ पे देखा था। तो इसमें जो हमारी ये टीएलसी की प्लेट थी ये एक स्टेशनरी फेज था क्योंकि ये मूवमेंट नहीं कर रहा था, ये हमारा सेम रहेगा यानी कि एज इट इज रहता है जो हमारी सिलिका जेल की प्लेट थी। तो एक हमारा स्टेशनरी फेज रहता है, इसमें एक लार्ज सरफेस एरिया होता है जिसके ऊपर सारा कुछ मूव करेगा और ये खुद मूव नहीं करता है। इसमें सिलिका जेल हो गया या एल्यूमिना वगैरह हो गया। एक हमारा मोबाइल फेस होता है। मोबाइल फेस हमारा वो होता है जो सिलिका स्टेशनरी फेस के ऊपर चढ़ेगा और ऊपर चढ़ के वो निकल जाएगा, ये हमारा मोबाइल फेस है। फिर सैंपल होता है, सैंपल के हम यहाँ डॉट लगाते हैं तो सैंपल हमारे वो प्लांट एक्सट्रैक्ट है जिसको हमें चेक करना है, आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर कौन सा सैंपल हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। देन यहाँ पे एक डिटेक्टर होता है जो इसको देखने में मदद करता है। तो या तो यूवी लाइट है जिसकी मदद से मैं इसको देखूंगा, या मेरा स्प्रे रिएजेंट होगा जो कर दूंगा तो इसके ऊपर
जो भी छपा होगा स्पॉट वो मुझे विजिबल हो जाएगा। फिर टाइप्स के बारे में बात करें तो बेसिकली 4-5 टाइप्स की होती है। पहले टीएलसी होती है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, फिर एचपीएलसी होती है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, फिर एचपीटीएलसी होती है, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इनको हम हाई परफॉर्मेंस की जगह हाई प्रेशर भी बोल सकते हैं। देन यहाँ फोर्थ होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी और फिफ्थ होती है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो इनके 5 टाइप्स होते हैं। बाकी इसमें मेन हमने पहले बात करनी थी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में, जो हम यहाँ मेनली बात कर चुके हैं कि एक हमारी ये सिंपल, फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव टेक्निक है, यानी कि यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है और ये मेनली हमारी 2 कामों के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये हमारी कैसी थी, और दूसरी प्योरिटी को चेक करने के लिए, यानी कि यहाँ पे जो स्पॉट है वो अगर बहुत ज़्यादा डार्क है, बहुत बड़ा है तो मतलब इम्प्योरिटी है, और अगर एकदम फाइन बना है, अच्छा बना है तो वो हमारा प्योर कहलाएगा। बाकी ये हमारी हर्बल क्वालिटी कंट्रोल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यानी कि आपकी आने वाली जो यूनिट 3 हो गई, यूनिट 4 हो गई, उनमें ये टीएलसी का इस्तेमाल किया गया हमने। बाकी प्रिंसिपल के बारे में अगर बात करें तो जो डिफरेंट कंपाउंड है वो हमारी डिफरेंट स्पीड पे जाएंगे, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अपैरेटस के बारे में बात करें तो वैसे तो मैंने आपको सारा कुछ करके ही दिखा दिया है। तो यहाँ पे एक टीएलसी की प्लेट होती है जो ग्लास की होगी, कांच की या एल्यूमिनियम की होती है, और इसमें सिलिका जेल की कोटिंग होती है, जो मैंने आपको यहाँ पूरा बना के दिखा दिया था। देन इसमें एक मोबाइल फेस होता है जो नीचे वाला ये है, और ये ऊपर रन करता है। सॉल्वेंट का मिक्सचर हो सकता है, यानी कि हमारा अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर। देन कैपिलरी ट्यूब होती है। कैपिलरी ट्यूब सिर्फ ये जो हमने निशान लगाया इसको लगाने के लिए हमारी कैपिलरी ट्यूब होती है। फिर यूवी लैंप और केमिकल स्ट्रिप होता है, ये इसको रिएजेंट को आइडेंटिफाई यानी कि दिखने लग जाए, हमको विजिबल हो जाए। और लास्ट में डेवलपिंग चैम्बर है, ये पूरे को हम यहाँ पे डेवलपिंग चैम्बर बोलते हैं, जिसके अंदर ये पूरी प्रोसेस होने वाली है। अब यहाँ थोड़ा अच्छे से मैंने बनाया, देखो एग्जाम में आप इस तरह बना के आओगे ना भाई, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और इस तरह लिख के आओ भाई, बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। इसके बाद इसके प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो सिंपल, हमें सबसे पहले क्या करना है, अपना जो सॉल्यूशन है उसको तैयार करना है और अपने ड्रग एक्सट्रैक्ट को बाहर निकाल लेना है, जो हमने यहाँ निकाल लिया। देन जो स्पॉट करना है हमको, जो सैंपल और स्टैंडर्ड है, यानी कि मान लो हमें कंपेयर करके, जो मैंने बोला कि स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं, तो यहाँ हमने अपना जो टेस्ट सॉल्यूशन जिसको हमें चेक करना है वो लगा दिया, और यहाँ पे हमने उसी का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले लिया। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो आपको कैफीन को चेक करना है, तो जहाँ कैफीन का टेस्ट वाला जिसको चेक करना है और यहाँ कैफीन का स्टैंडर्ड वाला लेना है, दोनों का स्पॉट आपको यहाँ पे लगा लेना है। तो ये कर दिया। देन आपको क्या करना है, जो आपकी प्लेट होगी उसको चैम्बर के अंदर रख देना है, जिसमें मोबाइल फेस हमारा होता है। देन जो सॉल्वेंट हमारा मोबाइल फेस है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा, राइज करेगा, कैपिलरी एक्शन देगा। उसके बाद आप इसे रिमूव कर दोगे प्लेट को। उसके बाद आपको जो रिमूव कर लोगे, फिर जो आपका सॉल्वेंट रीज है वो टॉप तक आपका पहुंच चुका होगा। फिर आप जो प्लेट है आपकी इसको ड्राई कर लोगे, सुखा लोगे। देन उसके बाद आप यहाँ पे यूवी लाइट का या स्प्रे रेंज जो मैंने बोला उसका इस्तेमाल करोगे, तो जो भी आपके स्पॉट हैं, ये ऐसे स्पॉट थे, ये आपके विजिबल यानी कि दिखना शुरू हो जाओगे, और दिखना शुरू हो जाएंगे। देन आप यहाँ पे मीटर करोगे। पहले आप यहाँ पे लिखोगे जो आपका स्पॉट है यानी कि ए और बी है, इन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर जो आपका सॉल्वेंट है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो पूरा निकाल के आप यहाँ पे रिटर्न फैक्टर यानी कि आरएफ वैल्यू को निकालोगे। और जब आरएफ वैल्यू निकल जाते हैं उसके बाद आप क्या करोगे, आरएफ वैल्यू और कलर इन दोनों को मैच करोगे। जो मैंने बोला था, अगर कलर और आरएफ वैल्यू आपके स्टैंडर्ड के साथ यानी कि इन दोनों का सेम है, मतलब जो ड्रग है वो आपका सेम रहेगा, और एग्जैक्ट है मतलब प्योर भी है। और अगर जो स्पॉट है वो हमारा एकदम क्लियर बन रहा है, यानी मैंने यहाँ पे बनाया एकदम देखो मस्त स्पॉट हमारे बन रहे हैं, मतलब क्या है, वो एकदम प्योर फॉर्म में है। अगर स्पॉट में एक्स्ट्रा स्पॉट है या बहुत ज़्यादा धुंधला गाढ़ा है तो मतलब थोड़ी बहुत इंप्योरिटी हमारी हो सकती है। तो इस तरह हम अपने टीएलसी मेथड को चेक करते हैं। एप्लीकेशन हमारी कि ये हमारी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, यानी कि ये सैंपल को आइडेंटिफाई करता है स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके। प्योरिटी टेस्ट है, जो इंप्योरिटीज है वो एक्स्ट्रा स्पॉट की तरह हमें अपीयर हो जाएंगी, यानी कि जगह जगह कोई भी एक्स्ट्रा स्पॉट हमें देखने को मिल सकता है। देन जो एडल्ट्रेशन है उसको हम क्या कर सकते हैं कि जो फेक ड्रग है वो जो पैटर्न है उसको अलग दिखाएगा, यानी कि मान लो बी हमारे स्टैंडर्ड है, ये टेस्ट है, तो बी के साथ ही इसको मैच करना चाहिए पूरा पैटर्न चलने का। अगर इन दोनों का अलग है मतलब ये ड्रग हमारा एडल्ट्रेट है या कुछ भी अलग हो सकता है। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो टीएलसी है वो हमारा एल्कलॉइड्स की हो गया, ग्लाइकोसाइड्स हो गया, या टर्पिनोइड्स हो गया, या फ्लेवोनोइड्स हो गया, इनके प्रेजेंस को पता लगाने के लिए हमारा इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारी टेक्निक आती है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी यानी कि एचपीएलसी। अब देखो परफॉर्मेंस की जगह प्रेशर भी आप लिख सकते हो, दोनों ही चीजें आपको लिखी मिल जाएंगी, चाहे तो हाई प्रेशर बोलो चाहे हाई परफॉर्मेंस बोलो, पर ये लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है। इसका मैं आपको सिंपल मतलब समझा देता हूं। अब देखो नॉर्मली हम यहाँ पे टीएलसी वगैरह जो कर रहे थे ये एक नॉर्मल प्रोसेस थी, बहुत सिंपल, लेकिन ये जो होती है इसमें हम बहुत हाई प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक ही हमारी एडवांस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है, यानी कि वो बेसिक हो गई टीएलसी वाली, ये एडवांस होती है। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा मोबाइल फेस है वो लिक्विड में होता है, और ये बहुत ही प्रेशर के साथ हमारा पंप किया जाता है एक कॉलम के थ्रू। अब जो कॉलम है उसमें हमारा स्टेशनरी फेस होता है, जो क्या करेगा, सेपरेट करेगा, आइडेंटिफाई करेगा एंड क्वांटिफाई करता है केमिकल कंस्टिट्यूएंट को प्रेजेंट होता है जो क्रूड ड्रग में, यानी कि ये हमारे वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट एंड पावरफुल एनालिटिक टेक्निक्स होती है। अब अगर इसके बारे में बताऊं तो ये थोड़ा ना टीएलसी, देखो बेसिक फंडा हमारा टीएलसी पे डिपेंड करता है, यानी कि जो हमारे डिफरेंट कंपाउंड होंगे वो डिफरेंट पोलरिटी और डिफरेंट एफिनिटी, यानी कि जो इनके साथ लगाव होता है, चाहत होती है, उस
उसके बेस पर ये आगे दौड़ते हैं, ठीक है, तो इन्हीं के बेस पे चलता है। तो यहाँ पे बस एक फर्क क्या होता है कि हमारा इस तरह का एक पूरा का पूरा HPLC कॉलम होता है। अब कॉलम के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे देखो मैं आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर से एक बार समझा देता हूँ। तो इस तरह आपको पूरी की पूरी अरेंजमेंट दिख रही होगी हमारी HPLC की। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारा होता है HPLC कॉलम, जो मेन हमारी एक तरह से जान होती है, यानी कि इसी के अंदर हमारी सारी की सारी प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि HPLC कॉलम है और इधर हम सॉल्वेंट को अलग लेते हैं, यानी कि जो हमारा ये मोबाइल फेस है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब जो मोबाइल फेस है उसको पंप करने के लिए, जैसे इसमें तो हम यहाँ पे डिप करके रख रहे थे, इसमें क्या होता है कि हम हाई प्रेशर के साथ में अपने सॉल्वेंट को पंप करते हैं। तो ये पंप हमारी क्या करेगी कि जो ये सॉल्वेंट है यानी कि मोबाइल फेस है उसको यहाँ से बहुत स्पीड के साथ हमारी आगे भेजती है। और यहाँ पे एक इंजेक्टर है, यानी कि यहाँ पे हम इंजेक्ट के द्वारा क्या करते हैं, अपने सैंपल को यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। तो सैंपल हमारा जैसे ही आता है, लिक्विड हमारा पीछे से आ रहा है, सैंपल हमारे यहाँ पे, तो इस सैंपल को पकड़ के बहुत तेज जो है आगे मूव करेगा। और जब आगे बहुत तेज मूव करता है तो ये हमारी आती है HPLC कॉलम। और जैसे ही यहाँ पे जो सैंपल है उसको जैसे ही हमारे ये कॉलम के पास पहुंचता है, कॉलम पे भाई उनकी स्पीड उनके एफिनिटी के बेस पे चलेगी, जो हमारा बेसिक फंडा था कि एफिनिटी के बेस पे जो हमारा ड्रग का सॉल्वेंट यानी कि ड्रग के पाउडर है जो हमारा एक्सट्रैक्ट है वो यहाँ पे उसी की स्पीड से मूव करेगा। तो बस यहाँ से सॉल्वेंट हमारा पास होगा और ये हमारे जो है ऐसे पूरे के पूरे एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो जब हमारे जो सॉल्वेंट है वो इसके साथ चलेगा और इस कॉलम पे घूमेगा तो हमारे दो काम होते हैं, हमारी इस तरह की पीक बनना शुरू हो जाती है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये पीक बन रही होती है तो दो काम होंगे। पहली बात है कि ये जो पीक बने वो जितनी ज्यादा है, यानी कि मान लो सॉल्वेंट हमारे यहाँ आगे टच कर रहा है और जैसे ही हमारी ये पीक बन रही है तो ये जितनी ऊंची या हाई बन रही है, हमारे सॉल्वेंट जो जहाँ पे ड्रग है उसका कंसंट्रेशन अपना उतना ही हाई होता है। यानी कि ये जो HPLC है ये दोनों काम कर रहा है, हमारी आइडेंटिफिकेशन भी कर रहा है, यानी कि हमारी क्वालिटेटिव, और यहाँ पे हमें कंसंट्रेशन भी बता रहा है। कंसंट्रेशन कैसे पता चलता है, जैसे ही हमारे यहाँ पे मूव होता है, यहाँ से हमारी ये मूव करेगा, वैसे ही हमारे यहाँ से पीक ऊपर उठेगी। तो जितनी ज्यादा हाई पीक उठ रही है, मतलब जो कंसंट्रेशन है हमारे यहाँ पे ड्रग पाउडर का वो उतना ही ज्यादा होता है। तो इस तरह हमें यहाँ पे एक तो कंसंट्रेशन भी पता चल जाती है, दूसरी रिटेंशन टाइम होता है, यानी कि ये जो पूरा मूव करेगा तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो हमारा ड्रग है इसको यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो उसी को हम यहाँ पे रिटेंशन टाइम बोल देंगे। और इस रिटेंशन टाइम को हम यहाँ पे स्टैंडर्ड के साथ में बाद में कंपेयर करके चेक कर लेते हैं। तो इससे हमें, जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे कि यहाँ पे हम RF वैल्यू को कंपेयर कर रहे थे, बस यहाँ पे हमें जो है रिटेंशन टाइम यानी कि RT वैल्यू को कंपेयर करते हैं, RT का टाइम, और वो टाइम को हम स्टैंडर्ड के साथ मैच करेंगे और हमारा पूरा फंडा पता चल जाता है। तो क्या हुआ, यहाँ से सॉल्वेंट गया मोबाइल फेस पंप के साथ में, पंप इसको इंजेक्ट करेगा, मतलब सैंपल को इंजेक्ट करेगा इंजेक्टर हमारा, और सैंपल को लेते हुए हमारा जो सॉल्वेंट है वो बहुत स्पीड से HPLC कॉलम में जाएगा। और जैसे ही जाता है ये हमारा डिटेक्टर क्या करेगा, इस पूरे जो यहाँ पे हो रहा है इस पूरे को डिटेक्ट करेगा, और डिटेक्ट करने के बाद क्या करेगा कि यहाँ पे एक रिकॉर्डर या सॉफ्टवेयर होता है, उसमें जाके पूरा का पूरा हमें इंटरप्रिटेशन यानी कि रिजल्ट दिखाएगा, और वहां पे इस तरह के पीक हमको बने दिखाई देंगे। और बस उसी से अब देखो ये हमारा क्या होता है, ग्राफ की तरह बनता है, और ग्राफ में यहाँ पे वैल्यू लिखी होती है। तो देखो यहाँ पे जितना हाई पीक है मतलब उतनी ही ज्यादा हमारी वैल्यू लिखी होती है, और यहाँ पे हमारी ये टाइम है कि चलता जा रहा है। तो जितना हमारा पीक मान लो यहाँ तक हमारा चला तो यहाँ से हमको टाइम मिल जाएगा, तो इधर से हमको रिटेंशन टाइम मिल जाता है, इसी से हमको हाई पीक की वैल्यू मिल जाती है। तो जितना हाई पीक है उतना ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाता है उसमें, मतलब कंपाउंड का, और जितना रिटेंशन टाइम लग रहा है वो रिटेंशन टाइम को हम कंपेयर कर लेते हैं अपने स्टैंडर्ड के साथ में, तो हमें ड्रग का एक्चुअल पता चल जाता है कि ड्रग हमारा है कौन सा। तो ये जो HPLC है ये दोनों काम कर रहा है, यानी कि आइडेंटिफाई भी कर रहा है और कंसंट्रेशन भी हमको बता रहा है कि कितना एग्जैक्ट अमाउंट प्रेजेंट है। तो अगर इसके बारे में बात करें तो ये मैंने आपको बेसिक बता दिया था, एक एडवांस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होती है, और प्रिंसिपल वही है कि इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन पोलैरिटी, सॉल्युबिलिटी, एफिनिटी टुवर्ड स्टेशनरी फेज, यानी कि जो यहाँ पे था कि ये कितनी एफिनिटी के साथ हमारा मूव कर रहा है, और उससे जो रिटेंशन टाइम मिलता है उस पर हमारा ये डिपेंड होता है। अपैरेटस में हम देखा जाए तो एक सॉल्वेंट रिजर्वायर होता है, यानी कि ये मोबाइल फेस को रखता है, एक पंप होती है जो हाई प्रेशर के साथ यहाँ पे इसको आगे भेजती है, देन एक इंजेक्टर होता है जो सैंपल को इंट्रोड्यूस करता है, फिर एक कॉलम होता है, इसको हम हार्ट ऑफ HPLC बोलते हैं, यानी कि ये पूरे HPLC का मेन पार्ट है, और ये सिलिका जेल के साथ इस तरह से पैक होता है, और इसी के अंदर हमारी सारी की सारी प्रोसेस चलती है क्रोमेटोग्राफी वाली। देन हमारे डिटेक्टर होता है, ये पूरे को डिटेक्ट करता है, और मोस्टली हम यहाँ पे UV डिटेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट में हमारा होता है रिकॉर्डर या सॉफ्टवेयर जो इसमें इस तरह के पीक्स हमारे बनाता है, और इन्हीं पीक को हम यहाँ पे कंपेयर करके पता कर लेते हैं कि कौन सा स्टैंडर्ड के साथ में कि ये जो ड्रग है ये हमारा कौन सा है, और जितना हाई पीक उतना कंसंट्रेशन हमें यहाँ पता चल जाता है। तो ये था हमारा HPLC के बारे में प्रोसीजर। देखो वैसे मैंने सब बता दिया है, फिर भी आपको एग्जाम में लिखने के लिए आपको सबसे पहले सैंपल एक्सट्रैक्ट तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद उसको फिल्टर कर लेना जिससे पार्टिकल बाकी निकल जाए। फिर जो रिजर्वायर आपका होगा उसको नॉर्मली आप क्या करोगे, मोबाइल फेस में यहाँ पे फिल कर दोगे, उसके बाद मिनरल वाटर, उसके बाद आप पंप करोगे क्रिएट से हाई प्रेशर
से। तो जो मोबाइल फेस है वो आपका कॉलम के अंदर एंटर करना शुरू करेगा। बीच में ही आप क्या करोगे, इंजेक्ट कर दोगे सैंपल को इनटू कॉलम यूजिंग इंजेक्टर, यानी कि इंजेक्टर के द्वारा जो सैंपल है वो आपका कॉलम में पहुंच जाएगा। देन जो कंपाउंड है वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगा बेस्ड ऑन दिस पोलरिटी, यानी कि जो इनका ट्रैवल, यानी कि जो हमने टीएलसी में पढ़ा था कि ये जो ट्रैवल करेंगे ये अपनी डिफरेंट एफिनिटी पे ट्रैवल करेंगे, कौन सा कितना कनेक्ट होता है। और ट्रैवल करने के बाद क्या करेगा, जो डिटेक्टर वो सेंस करेगा एक एक कंपाउंड के बारे में और उसके लिए एक इंडिविजुअल पीक देगा। जैसे मान लो ये हमारी एक कंपाउंड की, मान लो हमने 2-3 है, फिर एक हमारी ऐसी आ गई मान लो, फिर एक हमारी ऐसी आ गई, तो हर एक कंपाउंड के लिए पीक और ये सब बनेगा। और बस हम यहाँ पे 3 चीजें काम करेंगे। जो रिटेंशन टाइम है वो हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा, कंपेयर कर लेंगे हम स्टैंडर्ड के साथ में। फिर जो हमारा पीक हाइट और एरिया है ये कंसंट्रेशन को बताएगा, और एरिया जितना चौड़ा वैसा होता है प्योरिटी, मतलब प्योरिटी जितना बार ऐसे बनेगा फाइन बनेगा उतनी प्योरिटी हमारी होती है। देन नंबर ऑफ पीक को हम चेक कर लेते हैं, ये लेवल ऑफ इंप्योरिटी को बताएगा, यानी कि कितनी ज्यादा पीक हमारी बन रही है। तो इस तरह हम यहाँ पे एचपीएलसी मेथड से अपनी ये सारी कहानी पता करते हैं। और एप्लीकेशन आपको लिखने ही होते हैं तो लिख के आ जाना। आइसोलेशन यानी कि सेपरेटिंग एल्कलॉइड्स फ्लेवोनॉइड्स इनको करने में हेल्प करता है। प्योरिफिकेशन इंप्योरिटीज को बाहर निकाल के। आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफाई यूजिंग रिटेंशन टाइम एंड उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके। क्वांटिफिकेशन यानी कि हम एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट का यहाँ पता लगा लेते हैं कि हमारा अमाउंट यहाँ पे कितना प्रेजेंट है इस वाली मदद से। और लास्ट में क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि ये डिटेक्ट करता है हमारी एडल्ट्रेशन को। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे एग्जांपल देखा जाए तो जैसे एस्टिमेशन ऑफ कैफीन इन टी, यानी कि जो चाय पत्ती के टी है उसके अंदर से हमने कैफीन निकाला है, उस कैफीन का सॉल्यूशन हम यहाँ से इंजेक्ट कर देंगे और यहाँ पे हम अपना एल्कोहल बेस्ड जो हमारा सॉल्वेंट होगा अल्कोहल वाटर का वो डाल देंगे मिक्सचर, और पूरा का पूरा हम यहाँ पे इस तरह से पता लगा सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा का पूरा एचपीएलसी के बारे में। तो अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट टेक्निक, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी या फिर हाई प्रेशर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो इसको हम जो है एचपीटीएलसी बोल देते हैं। अब यहाँ पे आपको टीएलसी वर्ड तो दिख गया होगा, तो सिंपल यही है कि जैसे ये जो हमारी टीएलसी थी ना, इसका सिंपल एक ड्रॉबैक था कि थोड़ी सी स्लो हो रही थी और मैनुअली हमको ज्यादा करना पड़ रहा था। तो जो एचपीटीएलसी है ना वो इसी का एक एडवांस एंड इंप्रूव फॉर्म होता है, जिसमें प्रिंसिपल हमारा सेम रहता है, यानी कि जो हमारे ये कंपाउंड है वो किसके बेस पे आगे बढ़ेंगे, हमारी पोलरिटी और एफिनिटी के बेस पे। बस यहाँ पे हम थोड़ा हाई प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं, अब वो आगे हम समझते हैं कैसे। तो प्रिंसिपल सेम रहेगा। अब इसकी जो अपैरेटस है वो हमारा मेन रहता है। तो इसमें क्या होता है कि सारे की सारी जो प्रोसेस है वो हमारी ऑटोमेटिक होती है, यानी कि जो सैंपल हमारे यहाँ अप्लाई हो रहा है वो ऑटोमेटिक होगा। जो हमारी एचपीटीएलसी की जो प्लेट्स होती है ना ये भी हमारी प्री कोटेड होती हैं, यानी कि ऑलरेडी बनी बनाई होती हैं, जो हमारी वहाँ फिल रहती हैं। और इसमें सिलिका जेल 60F254 के द्वारा ये पूरा बना रहता है। फिर इसमें ऑटोमेटिक एक डेवलपिंग चैम्बर होता है, जो पूरा का पूरा ये जो हमारा डेवलपिंग चैम्बर था ये हमारा मैनुअल था, लेकिन वो एक ऑटोमेटिक होता है जिसमें ये सारे काम ऑटोमेटिक हो जाते हैं। देन इसको डिटेक्ट करने के लिए भी हमारा एक स्कैनर होता है। अब स्कैनर या तो हमारा यूवी विजिबल वाला होता है या डेंसिटोमीटर होता है, ये हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा एक हमारा सॉफ्टवेयर होता है जो सारा कुछ एनालाइज करता है। तो ये हमारा एचपीटीएलसी के कुछ अपैरेटस है। अब इसके हम काम के बारे में बात करते हैं कि ये पूरा कैसे काम करता है। तो प्रोसीजर में सिंपल देखा जाए, सबसे पहले सैंपल एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर्ड, यानी कि जो हमारा सैंपल हमको यहाँ करना है उस पूरे को जो हमारा प्लांट के अंदर से निकलता है वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो हमारे इस तरह से एक्सट्रैक्ट बाहर निकल के आ जाता है। देन उसके बाद क्या करता है कि हम सैंपल जो निकल के आएगा ना वो हम यहाँ धर देंगे, तो वो ऑटोमेटिक, यानी कि इस तरह की जो हमारी टीएलसी है उस पर ऑटोमेटिक हमारा सैंपल का स्पॉट बनाता है। लेकिन ये जो बनाता है ना बहुत फाइन बनाता है, और इसके चक्कर में हमें जो रिजल्ट मिलता है बहुत अच्छा मिलता है। यानी कि यहाँ पे सैंपल अप्लाइड किया जाता है एज ए नैरो बैंड, बहुत पतले बैंड की तरह हमारे एचपीटीएलसी प्लेट पे लगाया जाता है यूजिंग ऑटोमेटिक एप्लीकेटर, यानी कि अपने आप ये पूरा काम चलता है। देन जो प्लेस हमारी जो प्लेट है वो ऑटोमेटिक डेवलपिंग चैम्बर में रख दी जाती है मोबाइल फेस के साथ में। देन जो सॉल्वेंट है वो हमारा राइज करेगा, ऊपर उठेगा, और जो कंपाउंड है वो हमारे सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो जो प्लेट है वो स्कैन की जाती है हमारी डेंसिटोमीटर, यानी कि जो हमारा यूवी विजिबल लाइट वाला है, और ये क्या करेगा हमको शो करेगा। तो उसके बाद जो हमारा लास्ट में आता है सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर क्या करेगा जो रिजल्ट हमारा वो बनाएगा। अब सॉफ्टवेयर 3 तरीके से रिजल्ट बनाता है। पहले वो कुछ पीक्स देता है, फिर आरएफ वैल्यू निकालता है, और इधर हमारी फिंगरप्रिंटिंग निकल के आती है। अब तीनों का ही ना अपना अपना मतलब होता है यहाँ पे पूरी एचपीटीएलसी में, और ये बहुत एक्यूरेट होती है। अब देखो जो पीक्स बने थे, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, ये जो पीक बनते हैं ये हमारे इस बेस पे रहते हैं कि अगर जो हमारा एक पीक बना है तो वो एक कंपाउंड के लिए होता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपको एक बार इससे भी दिखा देता हूँ, ये मान लो हमारा सैंपल एप्लीकेटर है, यानी कि यहाँ पे हमने सैंपल वगैरह रख दिया, तो सैंपल ऑटोमेटिक क्या करेगा अप्लाई करेगा। ये एक ऑटोमेटिक डेवलपिंग चैम्बर का एक डेमो सा मैंने बनाया है। तो यहाँ पे ये हमारी पूरी प्लेट है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा सैंपल इनके ऊपर अप्लाई कर दिया जाएगा, फिर ये ऑटोमेटिक हमारा ऊपर रन करता रहेगा। तो ये हमारी होती है प्री कोटेड एचपीटीएलसी की प्लेट है, और बहुत ही नैरो बैंड यानी कि पतले बैंड यहाँ पे बनते हैं जो काफी ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। फिर जो यूवी विजिबल डिटेक्शन है वो डेंसिटोमीटर जो हमारा है वो इसको डिटेक्ट करेगा, और उसके बाद रिजल्ट हमको सॉफ्टवेयर के द्वारा मिलेगा। तो वो इस तरह बनता है, मान लो ये हमारा ए और बी थे, तो मान लो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो यहाँ पे देखो ए का इस तरह बन रहा है, तो ये हमारे पीक आ रहे हैं, ये पीक आ रहे हैं, फिर नॉर्मल हमारा चलता जा रहा है। ये बी है, ये बी का पीक आ रहा है, ये यहाँ पे पीक आ रहा है, ये नॉर्मल हमारा चलता जा रहा है। फिर और देखा जाए इस तरह के हमारे पूरे ग्राफ बन के आ रहे
रहे हैं। तो ये हमारा रिजल्ट मिल रहा है। अब इसको कंपेयर करके देखते हैं कि हमें अपना पता कैसे चलेगा कि इसके बारे में, आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन एंड क्वांटिफिकेशन। तो अगर पीक के बारे में बात करें तो जब एक पीक हमारा आ रहा है यानी कि नॉर्मल चल रहा है मान लो प्लेन, एक पीक आया मतलब एक कंपाउंड हमारा प्रेजेंट है, तो जितने पीक आएंगे हमें उससे कंपाउंड की क्वांटिटी के बारे में पता चलेगा। देन जो पीक की हाइट होती है यानी कि पीक कितने जा रहा है, उसमें हमारे जो कंपाउंड आया है, जैसे एक कंपाउंड है, दो कंपाउंड, यहाँ पे मान लो हमारे दो कंपाउंड हो गए यानी कि दो हमारे ये बन रहे हैं, तो ऐसे दो कंपाउंड हो गए, दो पीक बन रहे हैं। अब पीक की हाइट कितनी जा रही है, मान लो ये जा रही है, तो वो इसकी अमाउंट को बताएगा यानी कि जितनी हाई पीक होगी उतना ही ज्यादा हमारा कंपाउंड यहाँ पे होगा, तो ये हमें पता चल गया। तीसरा, पीक का एरिया कितना है, यानी कि मान लो अब ये हाई जा रही है लेकिन हाई में भी मान लो इस तरह का बन रहा है, यानी कि यहाँ पे एरिया हमारा ज्यादा है, मतलब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगी हमारे अमाउंट की वो यहाँ पे ज्यादा होगी, तो ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। चौथा हमारा होता है कि जितने ज्यादा पीक, अगर मान लो कुछ एक्स्ट्रा पीक हमारे बनते जा रहे हैं इसमें बिना मतलब के, तो वो हमारी इंप्योरिटी को भी दर्शाते हैं। तो इस तरह हम यहाँ पे पूरा पीक से अगर पता चलाते हैं, यानी कि जितना क्लीन क्रोमेटोग्राफ बनेगा हमारा, यानी कि पूरा जितना क्लीन बनेगा उतना ही अच्छा यानी कि प्योरर हमारा सैंपल होगा। फिर जो आरएफ वैल्यू है इसके बारे में तो हमने यहाँ टीएलसी में ही पढ़ा था कि सॉल्वेंट हमारा कितना मूव कर रहा है, देन हमारा जो सॉल्यूट है यहाँ पे जो हमारे ड्रग लगे थे वो कितना मूव कर रहा है, देन इनकी यहाँ पे मतलब पूरा फॉर्मूला निकाल के हम आरएफ वैल्यू को निकाल लेते हैं। देन जो आरएफ वैल्यू है वो हमें आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेगी, यानी कि हम उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन हमारी फिंगरप्रिंटिंग आती है। फिंगरप्रिंट क्या होता है कि ये जो पूरा का पूरा आपको चार्ट पीक बन रहा होगा, ये हर एक कंपाउंड के लिए एक यूनिक बनता है, यानी कि इसका फायदा क्या है कि हमारे लिए जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड है उनके लिए एक तरह का यूनिक ये पूरा का पूरा बना रहता है, इसीलिए इसको फिंगरप्रिंट बोलते हैं, क्योंकि जो हमारे फिंगरप्रिंट है ना वो हर किसी के यूनिक होते हैं सबके लिए, और यही रीजन है कि इसको हम यहाँ फिंगरप्रिंट बोल देते हैं, क्योंकि जो HPTLC है वो हर एक कंपाउंड के लिए एक यूनिक पूरा का पूरा पैटर्न बना के तैयार कर देता है, जो हर एक स्पॉट वगैरह के लिए एक यूनिक होता है। तो अगर हमें आगे कंपेयर करना है स्टैंडर्ड के साथ में तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा यूनिक ही होता है, तो ये प्लांट एक्सट्रैक्ट को ऐसे निकालता है। तो एग्जाम्पल जैसे देखा जाए तो जैसे हमारे जो कर्क्यूमिन होता है उसका जो आरएफ वैल्यू है वो 0.32 होती है, तो जो हमारा सैंपल निकलेगा उसके पास भी इतनी अगर वैल्यू निकल के आ रही है, मतलब ये जो सैंपल होगा वो हमारा कर्क्यूमिन का कहलाएगा। तो इस तरह हम आरएफ वैल्यू को कंपेयर करके पता लगा सकते हैं। तो अब ये जो हमारा था यानी कि ये जो हमारी HPTLC है, इसमें क्या होता है कि हाई रिजोल्यूशन एंड सेंसिटिविटी होती है, इसमें सैंपल हमारा बहुत कम भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फास्टर एंड मोर एक्यूरेट टेक्निक होती है हमारी TLC से ज़्यादा, और बेस्ट होती है हमारी हर्बल ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए, स्टैंडर्ड बनाने के लिए, क्योंकि इसमें फिंगरप्रिंट की हमारी टेक्निक होती है। अगर कभी आता है इसके बारे में थोड़ा लिख सकते हो कि ये हमारी एक यूनिक पैटर्न बना देता है हर एक प्लांट कंस्टिट्यूएंट के लिए, इससे हमें उसको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाती है, जैसे हमारे ये फिंगरप्रिंट होते हैं। अब एप्लीकेशन के बारे में अगर बात करें तो आइडेंटिफिकेशन यानी कि कंफर्म करता है प्रेजेंस ऑफ फाइटोकेमिकल्स को, कैसे हमारी आरएफ वैल्यू को दिखा के, जो हम यहाँ पे देख रहे थे आरएफ वैल्यू कौन सी है, देन उसका कलर हमारा कौन सा निकल रहा है, देन फिंगरप्रिंट अगर सेम है या पैटर्न पूरा मैच करके हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा मटेरियल है। देन प्योरिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो इंप्योरिटीज है वो एक्स्ट्रा पीक या एक्स्ट्रा स्पॉट करके हमें दिखती है, जैसे हम TLC में देख रहे थे, तो इससे हमें पता चल जाता है। क्वांटिफिकेशन क्या है कि जो हमारे पीक की हाइट कितनी जा रही है, कितना एरिया जा रहा है, उससे हम एग्जैक्ट कंसंट्रेशन यानी कि अमाउंट को पता लगा देते हैं। फिर हमारा स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि हर्बल ड्रग है, तो हम यहाँ पे फिंगरप्रिंट की मदद से एकदम पता लगा सकते हैं कि ड्रग हमारा कितना स्टैंडर्ड है कितना नहीं है। देन एंड में हम यहाँ पे एडल्ट्रेशन को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि कोई फेक है, मिक्स है या कोई सब्स्टिट्यूट ड्रग है, तो वो इजीली डिटेक्ट हो जाता है। फिर ये हमारा पूरा का पूरा इसके बारे में इंस्ट्रूमेंटेशन है। तो यही था पूरा का पूरा दोस्तों हमारा हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यानी कि HPTLC के बारे में। तो अब देखा जाए तो हमारा जो क्रोमेटोग्राफी वाला पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक है जो हर जगह इस्तेमाल होगी, यानी कि आप कुछ भी कर लो। अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, HPTLC के बारे में पढ़ रहे थे, यहाँ हम नॉर्मली HPLC के बारे में पढ़ रहे थे। तो यहाँ भी देखोगे तो यूवी डिटेक्टर का इस्तेमाल हमें करना ही करना पड़ रहा है, यानी कि जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये ऐसी टेक्निक है जो हर तरफ हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है, क्योंकि ये वो टेक्निक है स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हमें एक्चुअल में क्वांटिटी बताती है। यानी कि देखो HPTLC भी बता रही थी, लेकिन ये हमें क्या करती है, क्वांटिफाई करने में एकदम हेल्प कर देती है, यानी कि जो कंपाउंड है उसमें कितना एक्टिव कमांड प्रेजेंट रहता है। और ये मेनली हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के द्वारा पता करता है। तो ये बेसिकली हमारा 3 टाइप का होता है, एक होता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक होता है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, और एक होता है हमारा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसका ना एक बेसिक फंडा समझ लेते हैं कि ये पूरा का पूरा हमारा काम कैसे करता है। तो नॉर्मल मान लो कि हमारे पास ये सैंपल है, ठीक है। अब सैंपल के ये हमारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। अब जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं आपको पता है कि ये भी हमारे एक सेल्स होते हैं, यानी कि प्लांट क्या होते हैं, एक हमारे एक तरह से लिविंग बॉडी है, तो इनके अंदर भी सेल्स हैं। और जो सेल्स वगैरह होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि DNA RNA सब प्रेजेंट होता है। तो जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन वगैरह ये भी सब प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही कोई लाइट, यहाँ पे क्या होता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम एक लाइट डालते हैं, और जैसे ही लाइट जाएगी ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं। और एक्टिव का मतलब क्या है कि अब इनके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे एक्साइटेड हो जाते हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन हमारे एक्साइटेड हो जाते हैं ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। अब ये जो फंडा है ये हम 7th सेम में पढ़ेंगे, अभी आपको बिल्कुल शॉर्ट में जाना है, बिल्कुल सिंपल में
समझते हैं कि ये हमारे एक्साइटेड हो जाते हैं जैसे इनके पास हमारी लाइट आती है, और एक्साइटेड होने की वजह से क्या है कि अब जो ये लाइट है उसको ये एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, यानी कि कितनी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। बस हमें क्या देखना होता है कि ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं इसने कितनी लाइट को एब्जॉर्ब किया। जितनी लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो अमाउंट है वो उतना ही ज़्यादा होगा। अब भाई सिंपल सी बात है कि मान लो कोई दो बंदे हैं, तो दो बंदे क्या कर रहे हैं, 4 रोटी खा रहे हैं। अब आपने रोटी भेजी लेकिन वो रोटी वहाँ पे 10 या 12 खत्म हो गई, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो लोग हैं ना वो दो नहीं है भाई, दो से ज़्यादा है। यानी कि जितनी खपत ज़्यादा हो रही है, जितना यूजेज ज़्यादा हो रहा है, उतना ही हमारे यहाँ पे अमाउंट क्वांटिटी बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो हमारी लाइट है वो जितनी ज़्यादा यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है, जितनी ज़्यादा यूज़ हो रही है, हमारे जो मॉलिक्यूल्स है वो उतने ही ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। तो इस तरह से हम यह पता लगा लेते हैं कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनका कंसंट्रेशन कितना है, यानी कि उनका अमाउंट कितना है, जो हमारा इसका मेन काम है। दूसरा इसका मेन काम क्या होता है कि अब जो ये मॉलिक्यूल्स है ना, ये एक सर्टेन लेवल की वेवलेंथ को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये वेवलेंथ हमारी कुछ एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, जो हमारी 0 से आगे जाती है। जैसे हमारा जो यूवी विजिबल है उसकी 200 से लेके 800 तक रेंज हमारी होती है। तो यहाँ पे जो यूवी विजुअल है उसकी कंप्लीट हमारी 200 से 800 नैनोमीटर की पूरी वेवलेंथ होती है। अब जो यूवी वाली है वो 200 से 400 होती है, और जो हमारी विजुअल वाली है वो 400 से 800 नैनोमीटर की पूरी रेंज होती है। अब ना जो हर एक हमारा कंपाउंड होता है उसको ना एक यूनिक वेवलेंथ ही मतलब वो एब्जॉर्ब करता है। तो हम क्या देखेंगे कि ये जो कंपाउंड है, हमने यहाँ से लाइट पास की है तो बाकी की लाइट हमारी बाहर निकल जाती है, तो कौन सी नंबर की लाइट यानी कि कितनी वेवलेंथ इसने एब्जॉर्ब की है, बस उसको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, और उससे हमें ये मॉलिक्यूल्स का नेचर, मॉलिक्यूल्स आइडेंटिफाई करने थे। क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल्स क्या करता है, एक यूनिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, तो जो वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करेगा उससे हम पहचान लेते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स हमारा है क्या। अब पहचाने कैसे, हमारा स्टैंडर्ड ऑलरेडी लिखा हुआ है, उससे हम यहाँ पे पता लगा लेते हैं। यानी कि ईच कंपाउंड हैज इट्स यूनिक लैम्डा मैक्स, यानी कि एक यूनिक वेवलेंथ होती है। तो जो वेवलेंथ हमारी कौन सी एब्जॉर्ब कर रहा है वो उसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई, और कितनी अमाउंट ऑफ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर ले रहा है अपने अंदर, वो हमारी उस कंपाउंड की क्वांटिटी को पता लगाता है। तो ये इस तरह होता है। बाकी इसमें हम पहला यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अच्छे से बात कर लेते हैं। तो ये हमारी एक टेक्निक होती है जहां पे जो सैंपल है वो एब्जॉर्ब करता है अल्ट्रावायलेट और विजुअल लाइट को, एंड एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमको प्रोवाइड करता है। अब इससे हमको आइडेंटिफाई और एस्टिमेट करने में हेल्प करता है। कैसे कि जो हमारा मॉलिक्यूल्स है वो लैम्डा मैक्स यानी कि जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ होती है, यानी कि कितनी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन सैंपल, यानी कि कोई भी हमारा जो नॉर्मल सैंपल है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सैंपल हमारा एब्जॉर्ब करेगा लाइट को, तो जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, और इसकी वजह से वो क्या करता है, जब वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करा तभी जा रहे हैं, तो इससे वो एक हमारा पैटर्न बना दे रहा है कि इसने कितनी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया है। तो बस हम उसी को मैनेज कर लेते हैं। अब ये हमारा बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ पे डिपेंड करता है। बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में हम लोग 7 में बहुत डिटेल्स में बात करने वाले हैं। इसका सिंपल सा लॉजिक यही होता है कि वो जिस क्वांटिटी मतलब जिस नंबर के लैम्डा मैक्स को मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है वो उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है, और जितने अमाउंट ऑफ लैम्डा मैक्स को एब्जॉर्ब कर रहा है वो उसकी क्वांटिटी को पता करने में हेल्प कर रहा है। तो इस तरह से डिफरेंट कंपाउंड, डिफरेंट लैम्डा मैक्स और मोर एब्जॉर्प्शन मतलब मोर कंसंट्रेशन, तो इससे हम इसकी आइडेंटिफिकेशन और क्वांटिफिकेशन दोनों तरीके को हमारे ये पॉसिबल रहता है। बाकी इसके लिए इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करें तो एक हमारा लाइट सोर्स होता है, एक डिटेक्टर होता है, एक मोनोक्रोमेटर होता है, एक सैंपल सेल होता है, एक हमारा डिस्प्ले या एक कंप्यूटर होता है जो हमको रिजल्ट बताता है। तो ये पूरा का पूरा आपको बना के आना पड़ेगा। अगर ये वाला आ जाता है तो यहाँ पे क्या करना होता है कि हमारी जो लाइट है वो हम यहाँ से पास करते हैं। अब लाइट पास करेंगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा हमारा एक मोनोक्रोमेटर होता है जिसमें 3 यहाँ पे है। पहले होते हैं एक एंट्रांस स्लिट, ये क्या करेगा, इसको एक सिंगल लाइन में यहाँ लेगा। फिर यहाँ पे होता है डिस्पर्सिव एलिमेंट जो इसको क्या करेगा, कलेक्ट एक तरह से कर रहा है। तो ये क्या करेगा कि जो भी लाइट आ रहा है सबको रोके और यहाँ सिंगल वेवलेंथ ऐसे देगा। उसके बाद हमारा जो सैंपल जिस नेचर का होगा उस वेवलेंथ को हम यहाँ से पास करेंगे, और ये हमारा होता है एक एग्जिट स्लिट। तो इन तीनों को मिला के हमारा बनता है मोनोक्रोमेटर। यानी कि मोनोक्रोमेटर का मतलब क्या हो गया, कोई एक वेवलेंथ की लाइट को ये हमारा पास कर रहा है। यानी कि मोनो का मतलब होता है कोई एक, तो एक वेवलेंथ की लाइट को पास करेगा, वो लाइट हमारी सैंपल के ऊपर जाके पड़ेगी। अब सैंपल क्या करेगा, जैसे ही सैंपल के ऊपर जाके पड़ेगी, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये पूरा पड़ रहा है तो अगर इस जगह पड़ रहा है तो ये सैंपल है ना, इसको हम डिटेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे ये चेक करेंगे कि जो सैंपल है उसने कितना लाइट को एब्जॉर्ब किया। और ये डिटेक्ट कैसे कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे सैंपल थे वो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं, और जब एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं तो उनका नेचर बदल रहा है। यानी कि उनका जो यहाँ पे डिटेक्शन है पूरा का पूरा, यानी कि इस तरह का पूरा का पूरा ग्राफ उनका बनकर तैयार हो जाता है। तो बस इस ग्राफ में हम ये देखेंगे कि जो सैंपल है उसने कितने अमाउंट ऑफ वेवलेंथ यानी कि जो एब्जॉर्ब किया है हमारी लैम्डा मैक्स को, और कौन से नंबर की है, इससे हम उसकी
आइडेंटिफिकेशन और क्वालिफिकेशन दोनों यहाँ पे कर लेते हैं। तो प्रोसीजर सिंपल है, आपको सैंपल सॉल्यूशन तैयार करना है, उसको क्यूवेट में आपको भर देना है, ये आपका सैंपल क्यूवेट होता है, इसमें भर देना है। देन आपको वेवलेंथ सिलेक्ट करनी है, ये कंपाउंड के बेस पे होती है। जैसे मान लो कोई कंपाउंड है उसमें 200 से 400 के बीच होगी, तो आपने ऐसे सिलेक्ट कर ली। उसके बाद आप यहाँ पे यूवी विजिबल लाइट जो होती है उसको पास करोगे सैंपल से, और उसके बाद जो डिटेक्टर है वो रिकॉर्ड करेगा एब्जॉर्बेंस को कि उसने कौन से नंबर के रिजॉल्व किया। उसके बाद आप स्टैंडर्ड जो आपके कैलिब्रेशन कर्व है, यानी कि आपको ऑलरेडी पता है कि ये जो कंपाउंड है हमारा इतनी लाइट एब्जॉर्ब करता है, ये इतनी कर रहा है, देन आप उससे कंपेयर करोगे और इससे जो हमारे यहाँ रिजल्ट है ये बता देगा कि ये आइडेंटिफिकेशन भी कर देगा और क्वांटिफिकेशन भी कर देगा, कि बता भी देगा कि कितने अमाउंट ऑफ लाइट हमारी एब्जॉर्ब की गई है। तो इस तरह हम यहाँ पूरा इसको करते हैं जो हमारा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, और इसीलिए ये हमारा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कहीं भी आप देखोगे कोई ड्रग सैंपल है, मान लो यहाँ पे ये हमारा पूरा का पूरा सैंपल बना है, अब ये पूरे सैंपल को भेज देते हैं कि भाई इसके अंदर जो ड्रग है उसका एक्चुअल में कंसंट्रेशन कितना है, तो बस जाओ भाई स्पेक्ट्रोस्कोपी में, इसके जैसे ही जाता है हमारे यहाँ पे इसको रख देते हैं, ये सैंपल जितना एब्जॉर्व करेगा हमें जो है इसके अंदर का जो ड्रग है वो, क्योंकि जो बाकी का जो भाई लिक्विड है वो थोड़ी इसको एब्जॉर्व करेगा, जो सैंपल के ड्रग के पार्टिकल्स होते हैं वो इसको एब्जॉर्व करते हैं, और ड्रग के पार्टिकल एब्जॉर्व करेंगे तो इस समय एक्चुअल में जो ड्रग के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बारे में पता चल जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो एक्साइटमेंट हो रही है वो सॉल्वेंट थोड़ी एक्साइटमेंट हो रहा है, जो मेन ड्रग के पार्टिकल है वो एक्साइट हो रहे हैं, तो इससे हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ ड्रग पता चल जाता है और इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एप्लीकेशन देखा जाए तो पहले नंबर पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कलॉइड्स का कर सकते हैं, फ्लेवोनॉइड्स का, फिनोलिक का, फिर एस्टिमेट कर सकते हैं हम किसी भी कंपाउंड का एग्जैक्ट कंसंट्रेशन की कितना प्रेजेंट है, देन उसकी प्योरिटी को भी हम यहाँ चेक कर सकते हैं, कोई और तो नहीं है, देन इसकी डिग्रेडेशन को भी हम चेक कर सकते हैं, और क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस में बहुत हेल्प करता है। एग्जाम्पल जैसे देखा जाए तो जो कुर्कुमिन है वो हमें लैम्डा मैक्स शो करता है 425 नैनोमीटर पे इथेनॉल के अंदर में, तो अगर वो जो लैम्डा मैक्स हम यहाँ देखेंगे, अगर इतनी हमारी वेवलेंथ आती है मतलब हम समझ जाएंगे कि इसके अंदर जो हमारा ड्रग था, जो सैंपल था, इसके अंदर हमारा जो है कुर्कुमिन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अब हमारा नेक्स्ट आता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को सिंपल क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड। अब इसका शॉर्ट सिंपल मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जैसे कोई भी हमारे सामने कंपाउंड है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे मॉलिक्यूल्स वगैरह है, तो इनके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो नॉर्मल यूवी वाला हमारा क्या कर रहा था, जो यूवी वाला था ये तो बहुत ही मेन हो गया, और इसके अंदर हम यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन और क्वांटिफिकेशन कर रहे थे, लेकिन ये जो है ईयर वाला इसमें सिर्फ और सिर्फ हम फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं, और इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारी इंफ्रारेड की रेडिएशन है उसको हम यहाँ पे पास करते हैं, और ये रेडिएशन हमारी 4000 से लेकर 400 सेंटीमीटर इनवर्स तक होती है। अब इसका प्रिंसिपल सिंपल क्या होता है कि जैसे ही हम यहाँ पे आईआर अपनी जो रेडिएशन है उसको पास करते हैं सैंपल से, जो केमिकल हमारे बॉन्ड होते हैं बीच के वो वाइब्रेट करना या स्ट्रेच करना शुरू कर देते हैं, और जो हर एक फंक्शनल ग्रुप है वो एक एब्जॉर्ब करता है आईआर को, जो रेडिएशन को एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की मतलब एब्जॉर्ब करेगा और एक प्रोड्यूस करेगा यूनिक आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो हमें यहाँ देखने को मिल जाती है। तो एक तरह से देखा जाए ये भी फिंगरप्रिंट वाले काम पे करता है, यानी कि हर एक जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो एक यूनिक आईआर को मतलब एब्जॉर्ब करेगा और एक यूनिक ही पैटर्न हमारा बना देता है जिसको हम चेक करते हैं। तो प्रोसीजर सिंपल सा है, ड्रग हमारा एक्सट्रैक्ट हुआ उसको हम प्लेस कर देंगे फिल्म की तरह से, जैसे हम यहाँ पे कर देते हैं इधर इधर में। उसके बाद आईआर रेडिएशन हम पास करेंगे, ये एब्जॉर्ब जो फ्रीक्वेंसी है वो रिकॉर्ड हो जाएगी, फिर स्पेक्ट्रम है एक ऑब्टेंड हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे स्टैंड के साथ कंपेयर कर लेते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल अगर देखा जाए, जैसे मान लो ये है तो हमने यहाँ पे सोर्स आईआर जो हमारी रेडिएशन है वो पास की, यहाँ पे ऐसे जाएगी, फिर यहाँ पे क्रोमेटोग्राफ पूरा बन गया, फिर यहाँ से रेफरेंस से पास होगा, यहाँ से सैंपल से पास होगा, दोनों को यहाँ पास होने के बाद इधर कलेक्ट होगा, देन ये स्प्लिट कर देगा दोनों को, और ये हमारा डिटेक्टर है जो डिटेक्ट करेगा, और दोनों की जो रेज है यानी कि इस तरह का आपको यूनिक पैटर्न है दोनों का बन जाएगा। देन ये रेफरेंस के लिए है, यानी कि जो हमारा स्टैंडर्ड था, ये सैंपल के लिए, दोनों को हम यहाँ कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करके हम चेक कर लेते हैं सैंपल का कि हमारा कैसा क्या पूरा यूनिक पैटर्न बन गया। अगर ये इसके साथ एग्जैक्ट जब मैच करेगा, क्योंकि ये यूनिक बनाता है, तब ये कंपाउंड हमारा सेम, यानी कि इसके अंदर भी वो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। एग्जांपल देखा जाए, जैसे हमारे जो कुर्कुमिन है वो एक स्ट्रॉन्ग मतलब उसके पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कार्बोनिल ग्रुप होता है, C+O होता है, तो ये एक पीक लगभग 16 से 25 सेंटीमीटर इनवर्स की पीक को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो अगर इतनी पीक को ये ले रहा है, मतलब हम समझ जाएंगे कि जो हमारा कुर्कुमिन है उसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। यानी कि सिंपल देखो, ऐसे नहीं, अभी तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मल ये हुआ, उसके बाद हम अपने मशीन में देखेंगे जो हमारा सॉफ्टवेयर है कि हमारी जो एब्जॉर्बेशन है आईआर की वो हमारी 16 से 25 सेंटीमीटर इनवर्स की हुई है। तो हम अपने स्टैंडर्ड में देखेंगे, और स्टैंडर्ड हमारा ये बनाया गया है कि जो हमारा कुर्कुमिन जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है वो इतने एब्जॉर्ब करता है, मतलब जो हमारी आईआर स्पेक्ट्रा है। तो हम यहाँ से ये पता लगता है कि अगर इतनी हो रही है, मतलब जो हमारा कंपाउंड है या जो हमारा ड्रग है उसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप हमारा प्रेजेंट होगा। तो इस तरह हम यहाँ पूरे को पता लगाते हैं। तो इसकी एप्लीकेशन सिंपल है, आइडेंटिफाई करता है फंक्शनल ग्रुप को एल्कलॉइड्स के अंदर, फ्लेवोनॉइड्स के अंदर, टर्पेनॉइड्स के अंदर। ये प्रेजेंस बताता है हमारे स्पेसिफिक बॉन्ड की, जैसे हमारा OH बॉन्ड हो गया,
गया, CH बॉन्ड, वो कार्बोनिल बॉन्ड हो गया, CH बॉन्ड हो गया, NH बॉन्ड हो गया। फिर ये एडल्ट्रेशन वगैरह को बता लेता है, अगर कोई एक्स्ट्रा पीक हमको आ रही है कहीं पे भी फंक्शनल ग्रुप के अलावा तो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। ये क्वालिटी कंट्रोल में भी हेल्प करता है और ये कंफर्म करता है प्योरिटी को जो हमने आइसोलेट किया फाइटो कंस्टिट्यूएंट को। तो ये था हमारा पूरा का पूरा स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो हमने एक देखो यूवी वाली तो हमने लिख दिया, अगर कभी आएगा डायरेक्टली आपके सामने स्पेक्ट्रोस्कोपी आता है क्वेश्चन में तो आप ऐसे ही ये पूरा का पूरा लिख के आ सकते हो। जरूरी नहीं है आपको यूवी ये सब मतलब अलग अलग करना है। IR तो बस मैंने बता दिया अगर कभी आता है स्पेशल, वरना यूवी वाला आपके लिए मोर देन इनफ होता है। अब हम बिल्कुल लास्ट में बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। तो वैसे तो ये टॉपिक बहुत ही कम आता है, हमारा क्रोमेटोग्राफी वाला इतना इंपॉर्टेंट है कि ये कम आता है, फिर भी बाई चांस अगर कभी आता था आप इसको लिख के आ सकते हो। तो ये भी एक हमारी टेक्निक होती है जिसमें हम सिंपली क्या करते हैं कि जो हमारे चार्ज मॉलिक्यूल्स वाले कंपाउंड है, जैसे मान लो हमारा एल्कलॉइड्स हो गया, हमारे अमीनो एसिड्स हो गए, जो हमारे प्रोटीन्स हो गए, इनको अगर हमें चेक करना है, आइडेंटिफाई करना है या सेपरेट करना है, वो हम इनमें कर सकते हैं क्योंकि इनके पास चार्ज मॉलिक्यूल्स माने चार्ज वाले हमारे कंपाउंड होते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ये एक मैं जनरल आपको बता देता हूँ, मान लो ये पूरा हमारा सॉल्वेंट है और इसके अंदर हमारे जो ड्रग पार्टिकल्स हैं जो हमारे एक्सट्रैक्ट है उनको हमने यहाँ पे पूरे डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे दो हमारे के पूरे इलेक्ट्रॉन लगे हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब यहाँ पे हमने करंट पूरा का पूरा पास कर दिया। अब जैसे ही करंट पास करेंगे, जो पॉजिटिव वाला है उसकी तरफ जो नेगेटिव वाले हमारे कंपाउंड है वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, और जो नेगेटिव वाला है उसके बाद जो पॉजिटिव वाले कंपाउंड है वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोड के ऊपर हम यहाँ पे कंपाउंड को सेपरेट कर रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जा रहा है और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ आ रहा है। इस तरह हम कर लेते हैं। तो इसका प्रिंसिपल भी सिंपल है कि जो चार्ज मॉलिक्यूल्स है वो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करते हैं, तो पॉजिटिव वाले कैथोड यानी कि नेगेटिव की तरफ जाते हैं और नेगेटिव वाले एनोड की तरफ जाते हैं। और जो हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जल्दी मूव करेंगे यानी कि फास्टर, और जो लार्ज यानी कि बड़े मॉलिक्यूल्स है वो स्लो मूव करते हैं। इस तरह ये पूरा काम करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डिफरेंट कंपाउंड हमारे होते हैं वो डिफरेंट बैंड बनाते हैं, यानी कि इसके लिए भी पूरा हमारा एक बैंड वगैरह बनता है जिससे हम इनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प हो जाती है। अब ये बेसिकली हमारे 3-4 टाइप के होते हैं। इसमें मेन हमारा पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस है, फिर हमारी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, फिर हमारी कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस है। जो पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो नॉर्मली जैसे हमारे ये फाइटोकेमिकल्स थे इनके लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हमारे लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड हमारे आती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये काफी मतलब अट्रैक्ट मतलब बहुत ज्यादा एग्जैक्ट आंसर देते हैं, यानी कि ये जो छोटे हमारे DNA RNA होते हैं ना उनको भी सेपरेट करने के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं। और जो कैपिलरी है वो नॉर्मल हमारी मॉडर्न टेक्निक है जो काफी फास्ट होती है। अब देखते हैं कि ये प्रोसीजर पूरा काम कैसे करता है। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल यानी कि पेपर क्रोमेटोग्राफी को देख लेते हैं, क्योंकि कोई भी हमारे एग्जाम में आ सकती है, ये तो जनरल हो गया। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हमारे दो पूरे के पूरे बफर भर देते हैं जिससे इसमें कोई और हमारा एसिड या बेस से चेंज ना हो। तो यहाँ बीच में हम अपना पेपर लगा देते हैं। अब ये पेपर क्या करेगा, जैसे ये पूरा लगा है और इसके ऊपर अपना ड्रग पार्टिकल हम रख देते हैं जो भी हमें रखना है। फिर जैसे ही हम यहाँ से करंट को चालू करते हैं, यहाँ पे क्या करेगा कि ये पूरा का पूरा जो भी है मतलब ये दोनों करंट पास होने लगेगा। तो जो पॉजिटिव वाला है वो हमारा इधर नेगेटिव की तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ, जो नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो इससे हम पेपर जो हमारी इलेक्ट्रोफोरेसिस है उससे हम यहाँ पार्टिकल्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। तो हमें सैंपल तैयार करना है, फिर पेपर या जेल जो स्ट्रिप होती है, बीच की स्ट्रिप होती है, इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। फिर जो स्ट्रिप है उसको बफर फिल टैंक में, यानी कि ये बफर के द्वारा फिल टैंक है हमारे, इन दोनों में रख देंगे। फिर इलेक्ट्रिक करंट को हम जैसे पास करेंगे, जो हमारे मॉलिक्यूल्स है वो माइग्रेट करना शुरू कर देंगे अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज एंड साइज। जैसे मैंने बोला कि जो स्मॉल साइज है वो ज्यादा फास्ट मूव करेंगे, लार्ज वाले स्लो, पॉजिटिव वाले नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव वाले पॉजिटिव यानी कि एनोड की तरफ। तो ऐसे ये पूरा मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। बाद में हम करंट को रोक देते हैं। जैन हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टैंड या विजुअल, या तो हम यहाँ पे पूरा शो करने के लिए कोई यूवी विजुअल का इस्तेमाल करेंगे या कोई स्टैंड वगैरह लगाएंगे जिससे जो यहाँ पे पॉइंट होंगे हमारे वो हमको दिखना शुरू हो जाएंगे। देन हम इसकी मूवमेंट देखते हैं, यानी कि कितने पार्टिकल हमारे इधर मूव करके गए हैं और कितने पार्टिकल हमारे इधर मूव करके गए हैं इसके अंदर के, और इससे हमको पूरा का पूरा पैटर्न यहाँ पे समझ आ जाता है। अब एग्जांपल देखा जाए तो जैसे हमारे जो बेरबेरिन होता है, एक बेरबेरिन अरिस्टा से निकाला जा रहा है, ये जब हम पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो वो येलो कलर का बैंड हमको शो होता है। जैसे मान लो यहाँ येलो कलर का दिखना शुरू हो जाएगा और वो पॉजिटिव की तरफ आएगा, यानी कि येलो कलर वाला। तो इस तरह हम यहाँ पे पूरा का पूरा पता लगाते हैं। तो अगर इसकी एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कलॉइड्स, यानी कि एल्कलॉइड्स को पूरा पता लगाते हैं, अमीनो एसिड्स प्रोटीन इनको पता लगाते हैं, प्योरिटी को चेक करते हैं, यानी कि सिंगल बैंड आ रहा है तो प्योर है हमारे, ज्यादा बैंड आ रहा है मैनी बैंड तो इम्प्योर है। फिर एडल्ट्रेशन को डिटेक्ट करते हैं और लास्ट में सेपरेशन कर रहे हैं जो हमारे चार्ज प्लांट वाले कंस्टिट्यूएंट है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस है। देखो अगर आज आता है तो शॉर्ट में लेके आ सकते हो। तो अब अगर देखा जाए हमने अपनी यूनिट 5th फार्माकोग्नोसी को कंप्लीटली कवर कर लिया है और हमने एक एक यानी कि कोई भी पॉइंट हमने यहाँ पे नहीं छोड़ा है। जो इंपोर्टेंट वाला था उसको हमने डिटेल में कवर किया है, जैसे क्रोमेटोग्राफी को भी डिटेल में किया है। जो शॉर्ट था हमारा कम आता है जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसको इतना कर दिया कि 10 का क्वेश्चन भी आप करके आ
सकते हो, इलेक्ट्रोफोरेसिस को थोड़ा शॉर्ट में किया है। तो अब देखा जाए ओवरऑल हमारी यूनिट 5 यहाँ पे कंप्लीट होती है। बाकी की जो यूनिट है आपको केवल फार्मा ऐप के अंदर देखने को मिल जाएगी और पीडीएफ आपको ऑलरेडी वहां देखने को मिल जाएगी। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब थैंक यू, टेक केयर। आप सब लोग अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखेगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, ऑल द बेस्ट फॉर आवर एग्जाम।